वेलकम टू एग्जाम स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए गणित पेडागोजी का महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हमने रखे हैं महत्वपूर्ण पेडागोजी के प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या आने वाले हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर से हमने क्वेश्चन जो रखे हैं जो हमेशा ही रिपीटेड होते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे डेली की डेली जो वीडियो है मिलते रहें। हम चलेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे, आप बच्चों को कैसे समझाएंगे, इसके बारे में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ऑप्शन पहला है कि उनकी कॉपियों में सही उत्तर लिखेंगे। ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है। उत्तर लिख देंगे, बच्चों को कैसे समझ में आए, बच्चों को समझाना है। दूसरा है कि उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे, ये थोड़ा सही लग रहा है। तीसरे पे चलेंगे, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है, ये भी गलत है। चौथा है कि उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। अगर उन्हें सही पता होता तो लिख देते ना। अब उनको क्या है कि आपको समझाना है, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, कि उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। जैसे कि क्या करेंगे, क्लास में कोई भी चीज मूर्त वस्तु यानी कि जो दिखाई पड़ती है एक तरीके से फिजिकल वस्तु, जैसे कि पेन लाएंगे हम कितने 44 पेन लाए, बच्चों को 44 पेन से गिना दिया। खंबे हैं जो अगर स्कूल में खंबे 44 हैं तो उनसे गिना दिया, आम से गिना दिया, या किसी भी मूर्त चीज से टॉफी से गिना दिया, यानी कि जिससे बच्चे को समझ में आए, एक एक गिनती पढ़ाई जाए और उसको ध्यान से समझाया जाए। यानी कि उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम से समझा सकते हैं कि 44 कैसे लिखा जाएगा और 44 क्या होता है और 404 क्या होता है। तो राइट आंसर हमारा जो है दूसरा हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन क्या है। किसका? प्रतिचित्रण का जो आपका है परिचय देने का मुख्य है ना, पूछा गया द मेन पर्पज ऑफ द इंट्रोडक्शन मैपिंग इन द प्राइमरी मैथमेटिक्स कैरिकुलम इज आर। इसके बारे में आपको आंसर देना है। पहला आपका क्या है कि त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, ये भी आपका थोड़ा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका दिया है कि आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। ठीक है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। तीसरा आपका है कि विषय को सरल और रुचिकर बनाना। सरल और रुचिकर बनाना तो सही हो जाता है, लेकिन हम प्रतिचित्रण में अगर बात करेंगे तब हमारा ये सही नहीं होगा। और चौथा है कि संख्याओं को नीरसता को समाप्त करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हम सही आंसर की बात करेंगे तो हमारा ए और बी जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? तीसरा जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 है ना, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। किसमें? प्राइमरी लेवल की बात की गई, यानी कि प्राथमिक की बात की गई है। तो हम प्राथमिक की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से विषय हैं और कौन कौन से विषय नहीं हैं। तो हम चौपड़ की बात करते हैं तो है, सममिति भी है प्राइमरी में, प्रतिरूप भी है, लेकिन जो अनुपात है वो आपके प्राइमरी के बाद स्टार्ट होता है, यानी कि जूनियर में आ जाता है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा अनुपात हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है आपका प्राइमरी में शामिल नहीं है। तो साफ साफ कहा गया है कि गणित का पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। किसमें? प्राइमरी में। तो अनुपात आपका भाग नहीं है। तो राइट आंसर हमारा अनुपात हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों के क्षेत्रफल समान हो सकते हैं। यानी कि किस तरीके से छात्रों को समझाया जा सकता है कि दो आयत हैं, उनका जो क्षेत्रफल है समान हो सकता है। किससे समझा सकते हैं? पैमाना है ना, धागा से या ग्राफ पेपर से या टाइल से। तो राइट आंसर की अगर हम बात करते हैं, इसको समझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारा क्या हो जाएगा? ग्राफ पेपर द्वारा और टाइल द्वारा। कैसे?
जैसे कि आप ग्राफ पेपर आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारे क्या बनते हैं, वर्ग की तरह बने होते हैं, सारे सभी खाने जो है बराबर बराबर होते हैं। तो आप इसमें क्या है, आयत बना सकते हैं विभिन्न तरीकों से, यानी कि जितने भी आप उसमें कोष्टक टाइप के हैं उतने कोष्टक को यूज करके दो आयत बना सकते हैं अलग तरीके से, लेकिन उसका क्षेत्रफल क्या समान ही होगा। तो इस तरीके से आप समझा सकते हैं ग्राफ पेपर से। उसके अलावा आप टाइल के द्वारा भी समझा सकते हैं। टाइल भी क्या एक साइज के आते हैं, सभी टाइल है ना, उनके द्वारा भी आप क्या क्या है, टाइल को रख के उसको आयत बना के दिखा सकते हैं, है ना। इसका लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी और डी किसमें दिया है, बी और डी हमारा दिया है, ये हमारा है दूसरा जो आंसर है सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है। अगर गणित की हम बात करते हैं तो गणित में जो उपलब्धि कम होने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, क्या लिंग हो सकता है, नहीं, मेल फीमेल डिपेंड नहीं करता है, मैथ में बच्चा कमजोर होगा या स्ट्रोंग होगा। दूसरा है कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये हो सकता है, इसको अभी हम देख लेते हैं, यानी कि ये होने के चांस है। तीसरा है गणित का स्वरूप, ये भी गलत हो जाएगा, है ना, यानी कि ये गलत हो जाएगा। और हमारा चौथा है कि व्यक्ति की स्वाभाविकता क्षमता, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर की हम बात करते हैं तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी कि बच्चे का घर में क्या वातावरण है, उसके परिवार का वातावरण क्या है, उसके समाज का वातावरण क्या है। अगर उसके परिवार का वातावरण इस टाइप का है कि वो बच्चा जो है मैथ से जुड़ा रहे तो बच्चा हमेशा ही क्या स्ट्रोंग होगा। तो राइट आंसर हमारा जो क्या है दूसरा हो जाएगा। चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे उपयुक्त होगी, सबसे अधिक उपयुक्त होगी, कि यह समझाना है कि जो 1/4 है किससे छोटा है, 1/3 से छोटा है, बिल्कुल। यानी कि ये चौथे 4 भाग में एक भाग ये हो जाएगा। इस तरीके से देख लिए कि ये 4 भाग हैं, ठीक है, ये 4 भाग हैं, ठीक है, ये 4 भाग बना दिए, ठीक। अब पूछा गया है कि 3 भाग हैं, ठीक है, तो ये 3 भाग हैं। तो इसमें अगर हम एक निकालेंगे और इसका एक निकालेंगे तो हमेशा जो 1/3 वाला है ये भाग हमेशा ही बड़ा होगा, यानी कि उसी चीज में हमने 4 भाग कर दिए और उतने ही हमने भाग में 3 भाग कर दिए, तो हमेशा ही क्या 1/3 वाला बड़ा होगा ना। तो यही कहा जा रहा है कि इसको समझाइए कि कैसे समझा सकते हैं और कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 भैया है, क्या है, किस तरीके से समझा सकते हैं, ये समझाने का तरीका हो जाएगा आपका कागज की पट्टियों का प्रयोग करके। कागज की हमने पट्टी ले लेंगे इस टाइप की, है ना, उसी के क्या हम खंड कर देंगे, है ना, इसमें हमने 4 खंड कर दिए, और दूसरी पट्टी ली उसी साइज की, हमने इसमें 3 खंड कर दिए। अब हम बच्चों से क्या कहेंगे कि समझाइए इसमें कौन सा क्या है बड़ा है कौन सा छोटा है। तो बच्चा हमेशा कहेंगे इसमें 3 खंड हुए, इसमें 4 खंड हो गए तो ये ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो जिसमें 3 खंड हुए उसके भाग ज़्यादा बड़े बड़े होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बड़े भाग 1/3 बार बड़ा होगा। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा दूसरा, कि कागज की पट्टियों के प्रयोग से इसको हम बच्चों को अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, यही हमारी योजना हो जाएगी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला है कि पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, दूसरा है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, और तीसरा है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न दें। ये हमारा चौथा हो जाएगा। तो अगर हम राइट आंसर की अगर हम बात करें तो आप दूसरे को देखेंगे तो क्वेश्चन कहा गया है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्न में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू होगा। तो राइट आंसर होगा कि गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करेंगे अगर, तो बच्चों को क्या है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये योजना भी आपकी बहुत अच्छी साबित होगी जिससे बच्चों को अच्छे से उस चीज को समझ में आएगा। तो राइट आंसर हमारा दूसरा हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता। इसमें है कि नहीं माना जा सकता, यानी कि निगेटिव वाला हमें सही आंसर बताना है। पहला है कि गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा, यानी कि नहीं वाला पूछा गया तो हमारा सही में आ गया, है ना। दूसरा देखते हैं, अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थियों अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। ये कौन सा हमारा है, दूसरा दिया है, ये भी हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। ये गलत हो जाएगा, विषय परक परीक्षा की नहीं, तो यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। तीसरा जो हमारा है ये बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा, क्योंकि नहीं वाला पूछा गया, लक्षण जो नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक है रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करें संरचनात्मक के बारे में, तो क्या है, गणित तथ्यों को सीखने के बारे में, दूसरा है गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार उपेक्षित होना, और तीसरा है कि गणित पूर्णतया विषय परक है, और चौथा है कि मानस दर्शन जो है गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा कि गणित जो है ना, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है, यही हमारा संरचनात्मक हो जाएगा। सही आंसर यही हमारा जो रचनावादी दृष्टिकोण है सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। किसको? त्रिविम की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो पहला है कि बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, यही हमारा हो जाएगा कि अगर हम त्रिविम को समझेंगे तो बोतल जैसे एक टाइप की बोतल है, ठीक है, ये है बोतल, ठीक है, ये बोतल बना ली हमने इस टाइप की, ठीक है। तो क्या है कि बोतल के ऊपरी दृश्य को अगर हम चित्रित करेंगे तो ये हमारा क्या है, एक तरीके से त्रिविम विकसित करेगा ना, ये जो है ना, तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट है कि गणित के अधिगम के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है ना, सही नहीं है पूछा गया है। पहले ही दिया कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक सबके बराबर नहीं होती। कह नहीं सकते कि कौन बच्चा ज़्यादा अच्छा है कि नहीं है, तो ये स्वाभाविक नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग होती है। तो राइट आंसर हमारा पहले ही हो जाएगा, क्योंकि उसमें पूछा गया सही नहीं है, तो पहले ही हमारा हो गया सही आंसर। चलेंगे नेक्स्ट वन। अगला है कि निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं। कहा क्या है कि मेरे पास कितने 6 पेंसिल हैं और मनीष के पास मेरे से क्या 2 अधिक पेंसिल हैं, यानी कि उसके पास 8 हैं, यानी कि मनीष के पास 8 हैं और मेरे पास 6 हैं। तो कितना अंतर है? 2 का अंतर है। 2 जो है मनीष के पास क्या है, ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, तुलनात्मक जमा हो जाएगा, यानी कि मनीष के पास 2 ज़्यादा है तो तुलनात्मक जमा हो जाएगा, क्योंकि हम अगर उसकी तुलना करेंगे तो 2 अधिक निकलेगा ना, तो 2 अधिक निकलेगा तो तुलनात्मक जमा हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट वन। नेक्स्ट है कि हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसमें भी पूछा गया कि सही नहीं है। पहला है कि एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, सही है, तो यह योगात्मक प्रतीका है, ये भी सही है। तीसरा है कि इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, 3 का भी किया जा सकता है, 4 का भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ 2 का किया जा सकता है। इसका आधार हमेशा 2 नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा सही आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया कि सही नहीं वाला पूछा गया है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दृष्टि समझ सकें, विकसित कर सकें। यही हमारा क्या है, ज्यामिति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो तीसरा जो है राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि निम्न में से क्या गणितीय तर्कड़ा का सूचक है। गणितीय तर्कड़ा की अगर बात करते हैं तो पहला है कि गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। नेक्स्ट है दूसरा कि गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, और तीसरा है परिकलन में निपुणता की क्षमता, और चौथा है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो पूछा गया है गणितीय तर्कड़ा का सूचक क्या है, तो राइट आंसर जाएगा दूसरे पर, यानी कि गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता होती है, तो राइट आंसर दूसरा। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप इसको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक में जाइए। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं एग्जाम सर स्टडी को, जिसमें आपको डेली की डेली PDF और विभिन्न जानकारियाँ जो हैं मिलती रहती हैं। अब फ्रेंड्स मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।